So we will start with characteristics of wholesalers. Last class में हमने retailers, wholesalers दोनों के बारे में बहुत clearly समझ लिया था कि दोनों किस तरह से काम करते हैं conceptually. तो अब कुछ हमने पिछली क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे जब हम लोगों ने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश की थी. In this class today we will try and understand what are the peculiar characteristics of wholesalers. वो क्या विशेषताएं हैं या वो क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो होलसेलर्स के अंदर होते हैं, बाकी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो विशेषताएं नहीं होती हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस दैट. तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि होलसेलर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते हैं और उसको ला करके रिलेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी में बेचते हैं रिटेलर्स को, जो रिटेलर्स अपनी लोकेलिटी के अंदर उस सामान को लेकर के आते हैं. राइट. ये एक हमने कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया था कि हर तरीके का प्रोडक्ट होलसेलर नहीं बेचता है. एक होलसेलर एक किसी पर्टिकुलर मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट डील करता है. तो व्हेन आई से प्रोडक्ट, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस और बिजनेस स्टडीज को देखते हैं तो प्रोडक्ट को और ब्रांड को और उस प्रोडक्ट के नाम को कंफ्यूजन में आकर के गलत तरीके से मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं. तो प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि किसी चीज की जो एक तरीके से कहा जाए पहचान है, उसका ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल फॉर्म है, उसको आप प्रोडक्ट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं प्रोडक्ट के लिए, तो फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट है या वीट प्रोडक्ट है या वीट से बनने वाला आटा जो फ्लोर कहलाता है, वीट फ्लोर, उसको आप प्रोडक्ट कहते हैं. रिफाइंड फ्लोर को आप मैदा कहते हैं. दीज आर प्रोडक्ट्स. अब पॉइंट ये आता है कि किसी के घर में आशीर्वाद का आटा आता है तो वो प्रोडक्ट को बेचने वाली एक कंपनी का ब्रांड है, आईटीसी करके. उसके पास इस तरीके के वीट फ्लोर या रिफाइंड फ्लोर बेचने के प्रोडक्ट्स हैं. उनमें से एक प्रोडक्ट का उसने नाम रख दिया आशीर्वाद, और आशीर्वाद के नाम से वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेचती है. मैदा भी बेचती है, बेसन भी बेचती है, एंड सम अदर प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर. तो इस बात को समझने की जरूरत है कि टूथपेस्ट इज अ प्रोडक्ट, कोलगेट इज अ ब्रांड, पेप्सोडेंट इज अ ब्रांड, क्लोजअप इज अ ब्रांड. और ये भी ब्रांड मतलब कि नाम है केवल टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट. इट इज पॉसिबल कि इन ब्रांड्स के अलग अलग या एक ही मैन्युफैक्चरर हो या मार्केटियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग बिजनेस समझते हैं तो होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर के बीच में इस तरह से डिफरेंशिएट करें, और वो जिन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट लाइंस में डील कर रहे हैं, उन पे भी हम ध्यान दें. तो ये एक प्रोडक्ट लाइन है. फूड ग्रेन्स एक प्रोडक्ट लाइन, आटा, दाल, चावल, अनाज वगैरह बेचना, अलग अलग तरीके की दाल बेचना, ग्राम्स बेचना, ये जो है एक तरीके की प्रोडक्ट लाइन है. तो इस प्रोडक्ट लाइन में होलसेलर मल्टीपल प्रोडक्ट्स या उसके ब्रांड्स रख सकता है. लेकिन आप ऐसा बहुत कम देखेंगे कि अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइंस में डील करता हो. अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइन में वो डील नहीं करेगा. टूथपेस्ट उसके पास 10 ब्रांड के मिल जाएंगे, 1000 स्टॉक होगा उसके पास टूथपेस्ट का. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो टूथपेस्ट के साथ आपकी दुकान में प्लास्टिक का सामान भी रखे, ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर आप रिटेलर की दुकान पर आ जाते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अलग अलग तरीके का सामान मिल जाता है. कुछ प्लास्टिक का सामान भी मिल जाएगा, कुछ स्टेशनरी का सामान भी मिल जाएगा. लेकिन दाल, चावल, सब्जी में होलसेलिंग करने वाला पेपर और स्टेशनरी के मटेरियल में डील नहीं करेगा. ये एक बहुत स्पेसिफिक और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है होलसेलर्स का. तो इसको हमको समझने की जरूरत है. तो अगर आप पेपर, कार्डबोर्ड, स्टेशनरी में डील करते हैं तो फिर एक वैरायटी ऑफ पेपर, वैरायटी ऑफ कार्डबोर्ड्स और उसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी में होलसेलर उसको डील करता है. ठीक है. होलसेलर के पास एजेंट्स हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट. एजेंट्स का रोल यहां पर ये होता है कि वो होलसेलर को एक तरीके से मार्केट करता है अलग अलग लोकेलिटीज में. एक आदमी मैंने रख लिया जो कहेगा कि ठीक है भाई आप जाइए और मेरे होलसेलर होने की इंफॉर्मेशन अपनी लोकेलिटी में 10 जो रिटेलर्स हैं, 15 रिटेलर्स हैं, उनको जाकर के बताइए मेरे बारे में. और अगर वो रिटेलर्स मेरे से सामान खरीदते हैं तो मैं आपको 5% या 10% एजेंट कमीशन दूंगा. तो जो कमीशन वर्ड हम बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सुनते आ रहे हैं, उस कमीशन को एजेंसी के साथ लिंक किया जाता है. इसको एजेंसी बोलते हैं. इन अ वेरी क्रूड, इनफॉर्मल मैनर
agents are usually employed by the large wholesalers who would give agents some commission for advertising and selling their products in different localities to retailers. ऐसे ही कुछ वर्कर्स भी रख सकता है वो, जो उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, ठेले पर, ऑटो में, थ्री व्हीलर में, इस तरीके से सामान पहुंचाएं. Wholesalers need large amount of capital to be invested in this business. This is very very important. एक मैं आपको बहुत important feature बताता हूं कि जो wholesalers होते हैं, क्योंकि ये manufacturers से और producers से directly material खरीदते हैं और large quantity में खरीदते हैं, ज्यादातर इन लोगों को 50% या उसके ऊपर का कैश पेमेंट करना पड़ता है while purchasing a product, and they get a very thin line of credit. बहुत कम वक्त उनको मिलता है क्रेडिट के लिए कि अच्छा आपने 25% या 50% कैश पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट आपको 10 दिन में या 15 दिन में पे करना है. मैन्युफैक्चरर इंश्योर करता है कि उसकी पेमेंट उसको पूरी की पूरी विद इन टाइम मिल जाए. ये जो ज्यादा बड़ा 30 दिन 25 दिन का जो क्रेडिट पीरियड होता है, ये एजेंट्स पर या एजेंट्स के नीचे जो रिटेलर्स होते हैं उनको मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है. तो होलसेलर्स को खास तौर पे, क्योंकि उनको पेमेंट जल्दी करनी होती है प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को, और वो ज्यादा टाइम देते हैं क्रेडिट का एजेंट्स को या फिर रिटेलर्स को, इसलिए जो है उनको ज्यादा कैपिटल की, ज्यादा सिक्योरिटी की अपने बिजनेस में जरूरत होती है. दे जनरली प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर्स. जैसा मैंने कहा, इनको कम फैसिलिटी मिलती है क्रेडिट की, लेकिन ये रिटेलर्स को ज्यादा क्रेडिट देते हैं. They also provide financial assistance to the producers or manufacturers. देखिए ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स जरूरी नहीं है कि सब बहुत लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स और लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स हों. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बनते हैं जो हम खरीदते हैं और हमें पता नहीं होता है कि जिस कंपनी के नाम से वो प्रोडक्ट बन रहा है, एक्चुअल में वो कंपनी उसे बनाती नहीं. मैं आप लोगों को बहुत सारे फैशन प्रोडक्ट्स बता सकता हूँ, लैक्मे से लेकर, और साबुन में जो बहुत सारे क्रीम्स आती हैं फॉर एग्जांपल, इसमें 80% जो फैशन प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर बनाता है कोई और मार्केट कोई और करता है. मार्केटिंग वाली जो कंपनी या मार्केटिंग वाला जो ब्रांड है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर. वो केवल एक राइट उसने खरीद रखा है उस कंपनी से कि उसकी ब्रांडिंग को वो प्रिंट करेगा उसकी पैकेजिंग पर, उसके बॉक्स पर या उसके आउटर कवर पर. दैट्स इट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कई बार ये मैन्युफैक्चरर्स छोटे भी होते हैं, छोटी फैक्ट्रीज भी होती हैं, तो जो जब ये सामान बेचते खरीदते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस वीक होती हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको इन छोटे प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर प्रोवाइड कर देता है कई बार. तो ऐसा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ. बहुत सारे साबुन आप लोग देखते हैं, लक्स और लाइफ बॉय, और ये बहुत सारी छोटी मोटी पर्सनल हाइजीन की चीजें हैं. ये ज्यादातर चीजें हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर बनती हैं. नालागढ़ और बद्दी ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं साबुन बनाने की, क्रीम बनाने की और पर्सनल हाइजीन के प्रोडक्ट्स बनाने की. तो ये फैक्ट्रीज जो हैं ये किसी कंपनी की नहीं है, किसी ओनर ने अपनी कुछ एक छोटी सी फैक्ट्री बनाई हुई है, छोटी सी कंपनी बनाई हुई है, उसमें सामान बना रहा है. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर से, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से, इस तरह की कंपनी से अपना वो किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और उनको ये लोग अपना सामान दे देते हैं और वो मार्केट करते हैं. तो आप इन प्रोडक्ट्स को कभी पलट करके इनके आउटर कवर पर पढ़िए तो आपको दिखाई देगा मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्स एंड मार्केटेड बाय वाई. ये दो अलग अलग चीजें छपती हैं. छपनी बहुत जरूरी है, लीगल पॉइंट है. तो ये मैंने इसलिए बताया कि इस तरीके की कंडीशंस में जब मैन्युफैक्चरर कोई छोटा होता है, छोटी फैक्ट्री होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो दे लुक फॉर होलसेलर्स. इन सिटी और टाउन दे नॉर्मली सीम टू बी लोकेटेड इन वन पर्टिकुलर एरिया ऑफ मार्केट. मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कई प्रोडक्ट्स दिल्ली के अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो होलसेलिंग के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में है. और मैंने कई नाम आप लोगों को बताए थे कि चावड़ी बाजार और पुरानी दिल्ली और सदर बाजार फॉर एग्जांपल. ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर स्पेसिफिक तरीके के प्रोडक्ट्स होलसेल में मिलते हैं, सस्ते दामों पर मिलते हैं, लेकिन वो आपको छोटी क्वांटिटी में सामान नहीं देगा. तो ये होलसेलर्स के फीचर्स हैं जो हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा समझा हुआ है, मैंने उसको आज डिटेल में आप लोगों को बताया. अब किस तरीके के फंक्शंस होलसेलर्स परफॉर्म करते हैं, ये हम लोगों ने जो फीचर्स पढ़े हैं उसी में से
थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। कलेक्शन ऑफ गुड्स, obviously wholesaler collects all the goods and services from manufacturer or producer in large quantity, that's the first function. Storage of goods, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को होलसेलर्स खरीद कर वेयर हाउस में रख देते हैं या कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं जब तक कि उनकी सेल ना हो जाए। और उसका पर्पस ये होता है कि ऑफ सीजन होने पर या एक प्रोडक्शन साइकिल से दूसरी प्रोडक्शन साइकिल के बीच में जाने तक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहे, लोगों को मिलते रहे। इसके पर्पस से स्टोरेजेस में या कोल्ड स्टोरेजेस में या वेयर हाउसेस में इन सामान को रखा जाता है। और कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल नीड के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग होती रहती है ऑन अ फोरकास्टिंग, सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर, कि अनुमान लगा करके कि हर साल इस महीने इतना प्रोडक्ट बिकता है, आप फैक्ट्री में बनवाते रहते हैं और उसको होलसेलर्स खरीद करके स्टॉक करते रहते हैं और जैसे जैसे डिमांड आती है उसको सेल करते रहते हैं। तो इस वक्त अगर मान लीजिए आप जो करंट कोविड-19 सिचुएशन है, इसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर्स और सोडियम हाइपोक्लोराइड की बॉटल्स, इतना तो कभी सोडियम हाइपोक्लोराइड इतने बड़े लेवल पर हिंदुस्तान के अंदर ना कभी बना और ना कभी बिका। तो इस वक्त इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बन रहे हैं और सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए जरूरी है कि आपके पास होलसेलर्स इसको स्टॉक करके अपने पास रखें, बना हुआ जो। फाइनेंसिंग, मैंने बताया होलसेलर केवल फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को व्हेन दे नीड मनी, कुछ एडवांसेस भी देता है उनको। ये होलसेलर ये कहता है कि मेरे को 1000 प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के चाहिए, तो वो उसका 50% पेमेंट कई बार एडवांस भी दे देता है, so that the manufacturer can easily produce and supply the products. Secondly, वो रिटेलर्स को जिनको स्मॉल क्वांटिटी में सामान बेचता है उसको छोटे पीरियड के लिए 30 दिन और 45 दिन का क्रेडिट भी देता है। और इस तरह से होलसेलर एक फाइनेंशियर का काम करता है एट बोथ एंड्स, टू द मैन्युफैक्चरर थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू द रिटेलर्स थ्रू क्रेडिट असिस्टेंस। तो ये दो तरीके से वो फाइनेंसिंग का काम भी करता है। रिस्क टेकिंग, सबसे ज्यादा रिस्क होलसेलर के बिजनेस में है मिडिलमैन में। मिडिलमैन मैंने आपको समझाया था, जो बीच में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, उनको मिडिलमैन बोलते हैं। तो मिडिलमैन में सबसे ज्यादा रिस्क एजेंट या फिर रिटेलर से ज्यादा रिस्क होलसेलर के पास होता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता भी है, गुड्स को स्टोर भी करता है, स्टॉक भी करता है और फिर आगे बेचता है। मैं कोविड-19 सिचुएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। मार्च 25 तक बहुत सारे लोगों को इस कंट्री में आइडिया नहीं था, इंक्लूडिंग बिजनेसमैन, कि लॉकडाउन लगेगा। और अगर उनको आइडिया था कि लॉकडाउन लगेगा तो दे नेवर थॉट कि 15-20 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन लगेगा। एवरीवन हु हैड अ बिजनेस इन दिस कंट्री, वेदर अ होलसेलर और रिटेलर, थॉट कि 15-20 दिन 25 दिन के बाद ये खुल जाए। और सबको लगा था 2-4 महीने में ये बीमारी ठीक हो जाएगी, ये इस तरीके का सब खत्म हो जाएगा एंड वी विल कम टू द नॉर्मल पोजीशन। बट हुआ क्या, जून एंड तक लॉकडाउन चला और इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चला। कुछ स्टेट्स में, 5 या 6 स्टेट्स में जो है लॉकडाउन मिड अगस्त तक चला है। मिड अगस्त के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कराया लॉकडाउन सब जगह। कुछ जगहों पर सैटरडे संडे लॉकडाउन हो रहा था, कुछ जगहों पर पूरा लॉकडाउन था। महाराष्ट्र में सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक कंप्लीट लॉकडाउन था। तो इन कंडीशंस में बहुत सारे होलसेलर्स ने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को स्टॉक किया हुआ था और वो स्टॉक उन लोगों ने किराए के वेयर हाउसेज में, किराए के कोल्ड स्टोरेजेस में किए थे। सारे होलसेलर्स के पास अपना वेयर हाउसिंग नहीं होता। वेयर हाउसिंग एक अलग बिजनेस है, मैंने आप लोगों को बताया था, एड्स टू ट्रेड में आता है। तो वेयर हाउस ओनर्स अलग होते हैं, तो वो तो अपना रेंट चार्ज कर रहे हैं। आप रेंट किस हिसाब से लेते हैं कि भाई मेरा ये सामान बिकता जाएगा और उसमें से कुछ पोर्शन में रेंट का चार्ज करके और जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है वेयर हाउस का, उसको पेमेंट कर दूंगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बिका मार्च, अप्रैल, मई, जून में, तो आप रेंट कहां से देंगे? तो ये इस तरीके का रिस्क सबसे ज्यादा होलसेलर पे होता है। उसका पूरा का पूरा पैसा ब्लॉक हो गया। एक तो उसने सामान खरीद करके स्टोर कर लिया, वो सामान रिटेलर नहीं किया, रिटेलर ने आपको पेमेंट नहीं करी, और होलसेलर आप और जो वो है, क्या नाम है, लैंडलॉर्ड है वेयर हाउस का, ही इज आस्किंग यू फॉर पेमेंट।
तो ये बहुत टिपिकल कंडीशन बन जाती है किसी भी होलसेलर के लिए, इसीलिए ऊपर लिखा भी था कि दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लेकिन इन कंडीशंस में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। आप कहां से पेमेंट करोगे? कुछ 1-2 दिन, 2 महीने, 1-3 महीना मान जाएगा। अब जब से बिजनेसेस दोबारा से रीस्टार्ट कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन एक्चुअल में बिजनेसेस रीस्टार्ट हुए हैं नहीं, लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं नहीं, लोग मार्केट जा रहे हैं नहीं, ऑनलाइन ज्यादा परचेजिंग हो रही है, ऑफलाइन या फिजिकल मार्केट परचेजिंग थोड़ी कम है, और जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जॉब्स चली गई हैं, उनके यहां और भी दिक्कत है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच have to be kept in mind by the wholesaler when he's doing. Obviously COVID-19 तो किसी ने इमेजिन नहीं किया, और इस तरीके से किसी ने इमेजिन नहीं किया। तो मतलब ये ध्यान में रखने वाली बात थी कि ये कंटेजियस डिसीज है, ये एयर टू एयर ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं इस टाइप की डिजीजेस में। फ्लू टाइप की बीमारी है, बहुत जल्दी फैलती है। तो जब चाइना में शुरू हुई थी नवंबर-दिसंबर में, तो ऑब्वियसली अदर कंट्रीज शुड हैव टेकन some lessons China। काफी सारे कंट्रीज ने चाइना के ऊपर नाम लगा दिया कि आपने बताया नहीं, तो न्यूज में तो आ रहा था। इंडिया में हर किसी को पता था चाइना में बीमारी फैली हुई है। तो जब हमारी कंट्री में 30-40% लोगों को पता था कि चाइना में बीमारी फैल गई है, तो सरकारें अगर कंट्रीज की ये बोले कि सब कंट्रीज की कि हमको नहीं पता था कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमको चाइना को बताना चाहिए था, तो ये तो फिर बहाना है बेसिकली। यू आर ट्राइंग टू पुट द ब्लेम ऑन समबडीज शोल्डर कि भाई तुमने नहीं बताया। तो तुम्हें अखबार से, न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उसको टीवी में दिखाया भी जा रहा था। यहाँ तो न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट हो रहा था कि कितने केसेस आ रहे हैं एक दिन में। उसके बाद जब यूरोप में फैल गया जनवरी में और फरवरी में, तब भी बहुत सारी कंट्रीज हाथ पे हाथ रख के बैठी, और सारी कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स थी, जो स्टेट्स थे, उनको लगा कि अगर लॉकडाउन लगा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ टेम्परेरी स्टॉप गैप अरेंजमेंट टू मेक मेडिकल फैसिलिटीज बेटर। क्योंकि फ्लू एक ऐसी बीमारी है जिसको रोक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप रोक नहीं सकते उसको। फ्लू इज सिंपली कि आप घर में बैठे हैं, आपने चीख मार दी तो 2 लोगों को और जुकाम हो जाता है। इट्स एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। तो मैं इसलिए बता रहा हूं ये बात कि रिस्क टेकिंग का मतलब ये होता है कि जनवरी फरवरी में बिजनेसेस को सोचना चाहिए था कि क्या सिचुएशन बिगड़ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बहुत बड़े इंसाइटफुल और हाई कॉन्शियसनेस लेवल वाले होते हैं जिनको आइडिया हो जाए कि रिस्क क्या होता है, बट एटलीस्ट यू कुड हैव थॉट अ सिचुएशन वेयर वी कैन बिकम चाइना। पॉपुलेशन में तो बिल्कुल बगल में हम, फिजिकली भी काफी क्लोज है, इतने दूर नहीं है। इतना सारा सामान आता है चाइना से, इतने लोग आते जाते हैं चाइना से हमारी कंट्री में। अब जाकर लॉकडाउन या सिचुएशन है, बट मार्च से पहले तो बहुत कुछ ओपन था। So we should have been very, very careful about all these things, all the businesses. That is why I wanted to give an example for the risk-taking capacity. Grading and pricing. Now, ये भी बहुत important है होलसेलर के लेवल पर, खास तौर पर जो खुला प्रोडक्ट आता है। खुला प्रोडक्ट का मतलब जैसे सब्जियां वगैरह होती हैं, ये खुली हुई आती है, बोरे में लेकर के आ गया, ट्रैक्टर में लेकर के मंडी में आ गया, उसने वहां पर फैला दिया। इसको ग्रेड करने का काम जो है वो होलसेलर करता है। वो खराब सब्जियों और फ्रूट्स को थोड़ा सा अलग कर देता है, क्योंकि अगर कोई खराब या गीला फ्रूट या गीला सब्जी है, वो बाकी सारी वेजिटेबल्स को भी खराब कर देता है बहुत जल्दी। तो वो अलग कर देता है और उनकी प्राइसिंग अलग कर देता है, और बता के बेचता है कि ये जो है लो ग्रेडेड सब्जियां हैं, ये लो ग्रेडेड वेजिटेबल्स हैं, इनमें कुछ खराबी है छोटी मोटी, बट इसको ले जाओ बिक जाएंगी। बिल्कुल खराब को वो हटा देता है और फेंक देता है, या जो भी उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। इसी तरीके से प्राइसिंग करते हैं वो लोग, इसी तरीके से वो लोग प्राइसिंग करते हैं कि होलसेलर्स कितने में खरीद करके मैन्युफैक्चरर से लाए, और फिर ग्रेडिंग के हिसाब से अगर उन्होंने ग्रेड किया है प्रोडक्ट्स को, तो किस हिसाब से वो उसके प्राइसेस रखेंगे। एक और बहुत बड़ी चीज जो होलसेलर्स के हाथ में होती है, जिनको दूसरी लैंग्वेज में कई लोग स्टॉकिस्ट भी बोलते हैं, ये लोग इस कंट्री में महंगाई फैलाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। जब मैंने कहा कि महंगाई फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे होलसेलर्स जब स्टॉक करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट की लगातार डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो फिर वो सप्लाई थोड़ी कंट्रोल कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं सप्लाई को,
कि अच्छा 100 प्रोडक्ट्स एक दिन में मांगे जा रहे हैं, मैं 80 रिलीज करूंगा। इससे क्या होता है, डिमांड और शूट करती है ऊपर, और जैसे जैसे शूट करती है, जैसे आज मान लीजिए मैंने 20 प्रोडक्ट्स कम लॉन्च किए, तो 100 की कल डिमांड 120 हो जाएगी, मैंने फिर 80 किए तो 40 हो गए एक्स्ट्रा, अगले दिन 160 हो गई इसकी डिमांड। ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस फ्लक्चुएट करता है, अगर आपकी सप्लाई है तो प्राइसेस ऊपर उठ जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं आगरा गया था और आगरा में मैंने एक हैंड सैनिटाइजर देखा, जिसको स्प्रे बॉटल की तरह हैंड सैनिटाइजर था, वो स्प्रेयर होता है, उसके ऊपर स्प्रे लगा हुआ होता है, जैसे क्लीन वगैरह के ऊपर लगा होता है, उसको आप स्प्रे करके अच्छे से हाथ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने उसको यूज करके देखा, ब्लू कलर का मटेरियल था वो, और इट वाज वेरी गुड, बहुत ही जल्दी सूख भी रहा था और स्मेल भी बहुत अच्छी थी। और मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़े तो किसी ने बताया कि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट और ये हम दिल्ली से लाके बेच रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसका प्राइस पूछा तो दैट वाज 135 रुपीस। तो मैंने कहा वेरी गुड यार, दिस इज वेरी नाइस। आई केम बैक टू दिल्ली, सेम प्रोडक्ट, सेम बॉटल, सेम स्प्रेयर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो अपनी तरह से नाम रख लेता है, तो किसी ने XYZ नाम रख लिया, किसी ने ABCD नाम रख लिया। वो मैंने किसी के पास यहाँ पर देखा, मैंने कहा यार ये मेरे को भी चाहिए, एक बॉटल ले आइए, मेरी खत्म हो रही है। तो ही ब्रॉट दैट बॉटल। मैंने उससे पूछा कितने रुपए का है, 250। The product which is manufactured in Delhi has been sold in Agra at 135 rupees और दिल्ली में वो 250 रुपीस का। I went to the market, I asked somebody that what is the price of this, he said 250 rupees। फिर मैं आगरा गया और किसी और दुकान में मैंने दूसरी बार जाकर के पूछा कि कितने रुपए का है, तो he said 200 रुपीस। तो ये एक्चुअल में मैंने जिससे पूछा था वो उसने बताया कि भाई वो नॉन प्रॉफिट स्टोर चलाता है और 130 या की बॉटल थी शायद, 135 में वो बेच रहा था, but rest of the markets are selling that particular product at 200 rupees। Now the point is that the wholesaler who is sitting at the back end must be selling that bottle somewhere around 160 170। तो ये 30-40 रुपए तो रिटेलर भी कमाएगा उसके ऊपर, छोटी दुकान वाला भी कमाएगा, चाहे वो सुपरमार्केट हो, डिपार्टमेंटल स्टोर हो, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर यू आर मेकिंग ऑन योर स्टोर। अगर आपका स्टोर किराए पर है तो और चार्ज लगेगा। तो आप सोचिए 135 रुपए या 140 या 150 रुपए की बॉटल 250 रुपए में बिक रही है, दिल्ली में ही बन रही है वो बॉटल। तो आप ये सोचिए कि वो मैन्युफैक्चरर उसका एक्स चार्ज ले रहा होगा, एक्स प्लस सम परसेंटेज होलसेलर चार्ज कर रहा होगा और होलसेलर के ऊपर सम परसेंटेज चार्ज कर रहा होगा रिटेलर। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि कितने आसानी से सप्लाई रेगुलेशन के थ्रू प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं ये जो स्टॉक बड़े रखते हैं अपने पास। और ये इस वक्त प्राइम बिजनेस है। इससे पहले कौन सैनिटाइजर्स लेते थे? मुश्किल कंट्री में 10% पॉपुलेशन थी जो सैनिटाइजर यूज करती थी। यूजुअली लोग सैनिटाइजर ट्रैवल के टाइम ट्रेन्स में, प्लेन्स में, ऐसी जगहों पे यूज करते थे, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करता था। सडनली सैनिटाइजर एक मार्केट बन गई, सडनली सैनिटाइजर 15 रुपए की चीज थी वो 50 रुपए की हो गई और 50 से 75 रुपए की हो गई। मैन्युफैक्चरर्स ने प्राइसेस बढ़ा दिए, किसी को रियलाइज नहीं हुआ ये। एवरी मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग जो डिटॉल ब्रांड का मैन्युफैक्चरर है उसने भी प्राइसेस 2-2 गुना कर दिए, किसी को पता नहीं है ये बात। पता इसलिए नहीं क्योंकि हमने मेंटली उसको ऑब्जर्व नहीं किया, इंटेलेक्चुअली हमने उसे देखा नहीं, वी आर पेइंग द प्राइस फॉर लाइक 2 टाइम्स। तो ये सिचुएशन है कि होलसेलर होने का फायदा भी है और आप बहुत कमा भी सकते हैं, बट समटाइम्स दे प्ले विद दिस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड दिस हैपेंस अ लॉट। आप लोग कई बार न्यूज में देखते हैं प्याज के दाम 100 रुपए किलो, टमाटर के दाम 120 रुपए किलो। ये कुछ नहीं होता है। you want to make some noise in the market, you want to earn some profits through stocking, तो आप सप्लाई कंट्रोल कर देते हो, प्रोडक्ट की कमी नहीं होती है। सरकार बार बार स्टेटमेंट देती है कि इतने टन प्याज अवेलेबल है नासिक में, इतने टन प्याज अवेलेबल है दिल्ली में, इतने टन प्याज अवेलेबल है साउथ में, तो फिर दाम क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा है? बिकॉज द स्टॉकिस्ट, जो वेयरहाउसिंग में स्टोर करने वाले जो सप्लायर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो इसको सप्लाई कंट्रोल करके प्राइसेस बढ़ाते और फिर उससे कमाते हैं। सो अगर वो 1 किलो के ऊपर 10 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ऐसे सीजन में जब वो इसको स्टॉक को कंट्रोल करते हैं, सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, तो वो 1 किलो पे 40-50 रुपए तक का प्रॉफिट कमाते हैं।
दैट इज द सिचुएशन, क्योंकि रिटेलर्स में बहुत प्रेशर होता है। रिटेलर्स का बिजनेस सीधे कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक ठेले वाला 100 रुपए में बेच रहा है तो दूसरे की भी मजबूरी है 100 पे ही बेचना। वो 101 पे बेचेगा तो ठेले की बजाय वो दूसरे ठेले से जाके खरीद लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते ठेले वाले। ठेले वाले अगर 80 रुपए किलो खरीद के लाएंगे तो मैक्सिमम 95 या 100 रुपए किलो बेचना पड़ेगा, जबकि नॉर्मली उस प्रोडक्ट का दाम 40 रुपए किलो। दैट्स द सिचुएशन विद द होलसेलर्स। तो ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल जो है समझाया। क्वेश्चंस ऑन होलसेलर्स, कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाहते हैं थोक व्यापार पे या होलसेलर्स?